हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा FCAT 2 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 9 अगस्त से हमारा जो FCAT 2 2024 है वो स्टार्ट हो रहा है। तो 3 दिन में ये हमारा एग्जाम कंप्लीट होगा और डेली 2 शिफ्टों में हमारा ये एग्जाम होने वाला है। तो टोटल जो है वो 6 शिफ्ट्स में हमारा जो FCAT का एग्जाम है वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। अब लास्ट मिनट टिप या कुछ ऐसी बातें जो मैटर करेंगी आपके लिए कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि भाई कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए या कौन से टॉपिक पे नहीं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। इस पूरी वीडियो में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात होगी कि जब आप पेपर देने जाते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जो हमारा एडमिट कार्ड में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो कल ही डाली है, तो जाके उसे जरूर देखिएगा। कुछ भी चांस मत लीजिएगा कि भाई चलो कोई नहीं, ये तो थोड़ा बहुत चीजें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल हमारी जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 0% एरर के चांस आपने मान के चलना है। तो किसी भी तरीके की अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। जितना भी एडमिट कार्ड में बोला गया है वो सभी बातों को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। अच्छा, बच्चों के मन में ये रहता है कि भाई सर कलर्ड एडमिट कार्ड चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कलर लीजिए चाहे ब्लैक एंड व्हाइट लीजिए। ठीक है, और जो जो चीजें उसने बोली हुई है, एक आधार कार्ड बोला हुआ उसने और एक हमें बोला गया है कोई भी आईडी प्रूफ। तो ये चीजें मैंडेटरी है, एग्जाम में आपको ये लेके ही जाना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एक साइकोलॉजिकल माइंड या फिर माइंडसेट क्या होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब जैसे हमारा पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से हमारे 30 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस रहते हैं क्वांट्स के या मैथ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसे आप। 25 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के रहने वाले हैं एंड 25 क्वेश्चंस हमारे जो है वो जीके के रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि भाई अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वेटेज हमारी किस पार्ट में है, इंग्लिश की सबसे ज्यादा वेटेज है और सबसे कम वेटेज किसकी है, वो मैथ की है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो टोटल 90 मार्क्स की हमारी इंग्लिश आती है और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 60 मार्क्स का हमारा जो है वो मैथ्स आता है। तो एफकैट के पेपर में 2 सब्जेक्टों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और वो 2 सब्जेक्ट होते हैं हमारे मैथ एंड रीजनिंग। मैथ 60 नंबर का और रीजनिंग हमारा टोटल 75 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं तो ये टोटल 135 मार्क्स बन जाते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपका इन 2 सब्जेक्ट में कमांड अच्छी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने कंपटीटर से बहुत ज्यादा पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो मैथ का क्वेश्चन आप कोई छोड़ के आ रहे हो, 20 में से लेट्स सपोज आपने 12 क्वेश्चन करे और 12 में से भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो 50-60% या 70% की है। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन जो है वो यहां पे छोड़ दिए हुए। एक तो छोड़ दिए, जब आपने 8 क्वेश्चन यहां पे छोड़ दिए तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आपका कंपटीटर है वो ये 8 के 8 क्वेश्चन करके आ रहा है। जो भी जितने भी बच्चे आपसे आगे हैं, चांसेस ये है कि 90% स्टूडेंट वो क्वेश्चन करके आ रहे हैं, जो बच्चे आपसे आगे हैं, जिनका स्कोर आपसे ज्यादा आएगा। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, मान लो आपने ये 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपने गलत कर दिया, तो जो ये क्वेश्चन आपने गलत करा ना, जो आपका कंपटीटर है, कंपटीटर मैं उसी को मानूंगा जो आप मान के चलते कि वो हमसे ज्यादा स्कोर करेगा। तो भाई 90% चांसेस है कि जो बंदा आपसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, जो आपने क्वेश्चन गलत करा वो सही करके आ रहा है। मैथ और रीजनिंग की मैं ये बात बता रहा हूं। अगर मैं इंग्लिश और जीके की बात करूं, इंग्लिश में लेट्स सपोज आपने 20 क्वेश्चन करे, 20 में से अगर मान लो आपका कोई ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक है, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी की हुई है ना, उन्होंने एफर्ट डाले हुए हैं, स्टिल वहां जाके मान लो आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया,
तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंपटीटर का मतलब 50% चांस है ऐसा, आपने भी अच्छा प्रिपेयर करा हुआ है, उसने भी अच्छा प्रिपेयर करा हुआ है, आपने इंग्लिश का क्वेश्चन करा वो गलत हो गया, 40 to 50% चांसेस है कि भाई आपके कंपटीटर का भी ये क्वेश्चन ठीक होगा। समझ आई बात? और सिमिलरली जीके में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कंपटीटर का वो क्वेश्चन सही हो रहा है, तो उसके जो चांसेस है वो 20 to 30% है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे आप कुछ एरर करते हो, कुछ भी यहां पे मैसअप करते हो इंग्लिश या जीके के सेक्शन में, तो वहां पे चांसेस कम है कि आपका कंपटीटर जो है वो आपसे ज्यादा स्कोर कर पाएगा। अगर वो कर भी पाएगा तो वो मार्जिन ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाएगा। बट मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहां पे अगर आप गलती करते हो तो आपका कंपटीटर आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी, मैं क्या पॉइंट यहां पे आपको समझाने जा रहा हूं। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। हमारे पास टोटल 120 मिनट होते हैं, जिसमें से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन करने होते हैं, रीजनिंग के हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं और मैथ्स के हमें 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर मैं हमारे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, इंग्लिश एंड जीके, मैथ एंड रीजनिंग, तो अगर आप इस पार्ट में कुछ भी मैसअप करते हो या एरर करते हो, एरर मैसअप से मेरा मतलब वही है कि भाई क्वेश्चन आते हुए भी आपने गलत कर दिया है ना, या यूं लगा लो कि आपको यहां पे कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई ये इंग्लिश और जीके जो है वो मुश्किल है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके कंपटीटर के लिए जैसा आपको महसूस हो रहा है 90% स्टूडेंट को सेम चीज महसूस होगी पेपर में। तो कहने का मतलब हमारा जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा लीड नहीं बना सकता। तो आप ये साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक माइंडसेट ऐसा लेके चलना कि भाई अगर मान लो यहां पे आपको कुछ लग रहा है कि भाई हाँ कम है, तो आपका कंपटीटर भी वो कम ही अटेम्प्ट कर पा रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो यहां पे गलती के चांस नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। तो हमारे पास अगर 2 घंटे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई इंग्लिश के जो हमारे 30 क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए आप 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट में आपकी जो ये इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब मैं 20 मिनट तब भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 15 ही मिनट में आप इंग्लिश को कंप्लीट करो। भी इंग्लिश 15 मिनट भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो इनका पैसेज होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, या मतलब कि जिनकी इंग्लिश एवरेज होती है तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो बंदे टाइम अपना ले सकते हैं। जो जीके के हमारे 25 क्वेश्चन है, मैं इसमें बोलूंगा कि आपको 5 से 7 या 8 मिनट या हद मार के लगा लो 10 मिनट, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी देता है, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। और जीके के क्वेश्चन में अगर आपने कहीं पे भी रिस्क लेना तो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने काफी चीजें पढ़ी हुई है, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले ऑप्शन जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा उसी पे बिलीव करके उसी को ही टिक करके आना है आपने। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई जीके के केस में या इंग्लिश के केस में आपका इंस्टिंक्ट आपका बहुत साथ देता है। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने इंग्लिश जीके पढ़ी भी होगी, मतलब ये इंस्टिंक्ट भी वो तभी साथ देता है, आपने कभी ना कभी वो चीज कुछ कभी ना कभी पढ़ी होती है तो बैक ऑफ द माइंड वो हिट कर जाती है, बट अच्छे से वो याद नहीं आता। तो अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करें। इंग्लिश और जीके में क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले जो भी स्ट्राइक करे, इन केस आपने अगर तुक्का मारना हो तो आपने अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करके उसी को ही टिक करना है, ठीक है। तो यहां पे आपका 15 और 5 20, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों सेक्शन के लिए आपको 25 से 30 मिनट यूज करने हैं बस। इससे ज्यादा टाइम आपको इन दोनों सेक्शंस में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रखना है। अगर मार्जिन ऑफ एरर हमें कम रखना है तो हमें उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए होगा। तो जितना ज्यादा टाइम आप इन दोनों सेक्शंस के लिए बचा के रखोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। फिर उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग का ऐसा है कि भाई आप 25 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट लीजिए और मोर देन 1 आवर आप मैथ के लिए बचाइए, क्योंकि यहां पे मतलब अगर आपने मैथ की अच्छी प्रैक्टिस नहीं भी कर रखी है बट आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। वहां पे थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, वहां पे आपको टाइम लगेगा। 20 क्वेश्चन मोर देन 1 आवर
इट मीन्स मोर देन 3 मिनट फॉर पर क्वेश्चन, मोर देन 3 मिनट्स फॉर ए क्वेश्चन, दैट इज मोर देन इनफ। 3 मिनट में बड़े ही इजीली हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के उसको अच्छे से समझ के सॉल्यूशन वहां पे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये लास्ट मिनट टिप है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। आपने पेपर भी इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इंग्लिश एंड जीके, मतलब इनमें से कोई भी आप उठाओ, पहले इंग्लिश एंड जीके के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 मिनट। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर मान लो आपको 30 मिनट से ज्यादा भी लग रहे हैं तो मतलब कोशिश ये करनी है कि भाई जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। ये नहीं करना कि भाई आपने 25 मिनट मैंने बोला, ये टोटल हमारे 55 क्वेश्चन है तो आप 25 मिनट में 25 ही क्वेश्चन करें और अगले 5 मिनट में 30 के 30 करो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। और जहां पे भी आपने रिस्क लेना होगा अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करना है। रिस्क से मेरा मतलब तुक्का ही है, अगर आपने तुक्का भी मारना है तो वो अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करके वहां पे आपने वो क्वेश्चन टिक करना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम आपने बचाना है रीजनिंग एंड मैथ के लिए। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि एफ कैट का पेपर हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें। तो जैसा भी आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए, कितना आपको लगता है कि भाई आप स्कोर कर सकते थे। अच्छा एक बात और, हमारा गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए और किन बच्चों को जो है वो रिस्क ज्यादा लेना चाहिए। देखो हमारी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ हम ये मान के चलते हैं कि 150 से 165 के बीच रहने वाली है। तो 150 से 165 का मतलब क्या हुआ, 50 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, यही हुआ। अब भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी रहती कितनी है, 100% रहती है, 90% रहती है या 80% रहती है, ठीक है। तो सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो सेफ अटेम्प्ट आपके लिए रहने वाले हैं यहां पे 60 प्लस, 60 प्लस आपका सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है विद 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी का मतलब कि 90 में 60 में से आपके 6 ही क्वेश्चन गलत होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपके इससे ज्यादा गलत होने के चांसेस है तो आपके अटेम्प्ट 70 तक होने चाहिए। तो मिनिमम अटेम्प्ट 60 तो आपके होने ही चाहिए। अगर आप मान लो 50 तक आपका अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद आपको नहीं आंसर आ रहा, तो आप रिस्क लीजिए, 20 क्वेश्चन तक का रिस्क लीजिए। 20 से ज्यादा क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 50 पे ना चांसेस, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं जर्नल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन में चांसेस ये है कि भाई उसके 42 से 43 क्वेश्चन ठीक होंगे, और अगर उसके 42 से 43 क्वेश्चन ठीक है तो उसका पेपर क्लियर होने का कोई चांस नहीं है। उसको एटलीस्ट 55 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, 55 के लिए फिर उसके रिस्क लेना ही पड़ेगा। जो बच्चा इजीली 65 से 70 तक पहुंच पा रहा है उसको रिस्क अगर लेना भी होगा तो ज्यादा रिस्क मतलब वो हद मार के 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में ही वो रिस्क ले, ठीक है जी। जो बातें मैंने बताई हैं आप इन बातों का ध्यान रखें, आप इजीली 180 प्लस स्कोर जो वो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी पे बिलीफ है तो जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं आप उतने ही करके आइए। ये बातें जर्नल स्टूडेंट के लिए जिन्हें लगता है कि भाई हाँ हम लोग शायद मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उनको एक क्लैरिटी दे रहा हूं कि अगर आपके इतने तक होते हैं तो इतना आप रिस्क ले सकते हैं। तो आई होप आपको जो है वो ये सब बातें काफी अच्छे से समझ आ गई होंगी। जाइएगा पेपर देके आइएगा, और जैसा भी पेपर होगा आके जरूर कमेंट में बताइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द गाइस।